और चलिए अब रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में तमाम बीजेपी नेताओं ने उन्हें याद किया। एक संक्षिप्त कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपनी यादों को साझा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ मध्य प्रदेश या देश के नहीं बल्कि दुनिया के नेता थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि चंबल में बनने वाला प्रोग्रेस वे अब अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि राजधानी भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उनके जन्मदिन पर अब सुशासन दिवस को आधिकारिक तौर पर सरकार के स्तर पर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा भी मौजूद रहे। प्रदेश में 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस बार उपचुनाव में नए नारे के सहारे उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार उपचुनाव में बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए नारे के जरिए उतरने की तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस पार्टी के तैयार नारे पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि उपचुनाव में उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी हो गई है और ऐसे में इस तरीके के नारे बेमानी हो जाते हैं। दरअसल इस बार 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस हर दिन नई रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि इस तरीके के नारे भी तैयार किए जा रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़कर उनको प्रभावित कर सकें ताकि पार्टी उपचुनाव में फायदा उठा सकें। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अब नए नारे गढ़ना तेज कर दिया है ताकि उपचुनाव में बीजेपी को वो चुनौती दे सके। जिन पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी वही नाराज। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला की। रमेश मेंदोला मंत्री न बनाए जाने से फिलहाल नाराज चल रहे हैं और यही कारण है कि सिंधिया के कल होने वाले दौरे से भी उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। पहले सिंधिया इनके घर जाने वाले थे, लेकिन अब जो संशोधित दौरा कार्यक्रम जारी हुआ है उसमें रमेश मेंदोला के घर अब वो नहीं जाएंगे। इंदौर की 2 नंबर विधानसभा सीट से लगातार 3 बार से विधायक और कैलाश विजयवर्गीय के राइट हैंड रमेश मेंदोला को मंत्री न बनाए जाने से उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। वे अब सोमवार को होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से भी अलग हो गए हैं। सिंधिया का रमेश मेंदोला के घर जाने का कार्यक्रम भी कैंसिल हो गया है और सिंधिया का संशोधित दौरा कार्यक्रम नए सिरे से जारी हुआ है, जिसमें वे इंदौर में अब सिर्फ ताई सुमित्रा महाजन और भाई कैलाश विजयवर्गीय के घर जाएंगे। उनके दौरे में बीजेपी कार्यालय को जोड़ा गया है, जहां वे 1 घंटे रहकर सांबेर सीट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, क्योंकि सिंधिया के सबसे खास माने जाने वाले जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया का जो पहले कार्यक्रम जारी हुआ था उसमें सांबेर के चुनाव प्रभारी रमेश मेंदोला के घर जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन मंत्री न बनाए जाने से नाराज चल रहे रमेश मेंदोला सांबेर से दूरी बना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 14 अगस्त को सांबेर में भारत माता पूजन को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी वो गायब थे, जबकि बीजेपी ने रमेश मेंदोला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना भेजी थी। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी सांबेर सीट पर प्रभारी रमेश मेंदोला की नाराजगी पार्टी कैसे दूर करती है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि पार्टी रमेश मेंदोला की किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार कर रही है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत मध्य प्रदेश में गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान का मकसद यही है कि पूरे मध्य प्रदेश को साफ और स्वच्छ बनाना है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत मध्य प्रदेश में गंदगी छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत हुई है, यानी इसी अभियान के साथ स्वच्छता अभियान का भी सर्वे आज से किया जाएगा। 16 से 30 अगस्त तक स्वच्छता अभियान के तहत सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम लोगों की सहभागिता भी सफाई अभियान में ली जानी है, ताकि लोग जागरूक हो सके और उनको जागरूक करके अपने घर के साथ ही आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में सहभागिता ली जा सके। स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यों का पहली बार मूल्यांकन करने की नगरीय प्रशासन विभाग ने तैयारी की है, यानी नगरीय प्रशासन विभाग अब उन शहरों के कार्यों का मूल्यांकन करके उनको रैंकिंग भी देगा। रैंकिंग के आधार पर शहरों को अवार्ड दिया जाएगा, यानी जो शहर सबसे ज्यादा स्वच्छ और साफ होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब
प्रशासन विभाग शहरों को अवार्ड देने की तैयारी कर रहा है। इस अवार्ड देने के पीछे का मकसद यही है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत जो काम किया जाएगा उनमें इन शहरों की रैंकिंग तय हो जाएगी, जिससे किस स्तर पर काम किया जाना है इसकी रूपरेखा भी तय की जाएगी। यानी जो सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहर हैं उनमें किस स्तर पर काम किया जाना है और जो स्वच्छता में फिसड्डी शहर हैं उनमें नए सिरे से काम की जाएगी। यानी इस अभियान का मकसद यही है कि लोग इस स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता दें, यानी लोग भी जागरूक हों और अपने घर को साफ सुथरा रखने के साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश को स्वच्छ रखने के लिए आगे आएं। ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर बॉडी बदलने की एक घटना हुई, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। मुरैना के रहने वाले इर्तिजा मोहम्मद को बीमार होने के चलते 11 अगस्त को जय आरोग्य अस्पताल भर्ती कराया गया था। 13 अगस्त को इलाज के दौरान इर्तिजा की मौत हो गई तो डॉक्टरों ने उसका कोरोना टेस्ट कराया और रिपोर्ट आने तक बॉडी को पीएम हाउस रखवा दिया गया। कल शाम इर्तिजा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद परिवार वाले शव लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो वहां पता चला कि इर्तिजा का शव ही मौजूद नहीं है। जब उन्होंने ये जांच की तो ये सामने आया कि सुरेश नाम के एक शख्स की भी मौत हुई थी। संभवतः इर्तिजा की बॉडी सुरेश के परिवार वाले लेकर चले जा चुके हैं। इसके बाद सुरेश के परिवार वालों से संपर्क किया तो पता चला कि सुरेश के परिवार वालों ने जिस शख्स की बॉडी ली थी उसे अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और उसके बाद ये भी सामने आया कि संभवतः वो इर्तिजा मोहम्मद की बॉडी थी। परिवार वालों को जब इस बात का पता चला तो फिर वो कंपू थाने पहुँचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। इर्तिजा के परिवार वालों ने इसमें अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाया है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर ने बॉडी बदल जाने के इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में आईएएस अधिकारी और उनके परिवार समेत 117 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हर दिन जो कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट आ रही है उसका आंकड़ा 100 के पार होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का संक्रमण अब जल्द ही 9000 मरीजों का आंकड़ा पार कर जाएगा। राजधानी में रविवार को कुल 117 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं शनिवार को 153 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। इस तरह 2 दिन के अंदर ही 270 नए मरीज मिल चुके हैं। संक्रमित पाए गए मरीजों में वरिष्ठ आईएएस अफसर और उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर पुरानी जेल में फिर से 3 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ईएमई सेंटर में एक व्यक्ति संक्रमित निकला है। ईंट खेड़ी थाना क्षेत्र में 2 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 7वीं बटालियन में एक जवान कोरोना संक्रमित निकला है। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह होशंगाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भी एक व्यक्ति संक्रमित मिला है। शहर में संक्रमितों का आंकड़ा अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि हाई स्पीड से संक्रमण का ग्राफ भी बढ़ गया है। शहर में तीसरे रविवार को भी लॉकडाउन जारी रहा। कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से शहर में बढ़ता जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए डीजे और टेंट संचालकों ने पुलिस के साथ मिलकर के अभियान चलाने की बात कही है। साथ ही पुलिस को एक पत्र भी सौंपा है जिसमें ये लिखा है कि वो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। उज्जैन एसटीएफ को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर ज्योतिर्मय विजयवर्गीय के नाम का एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी हां, उज्जैन एसटीएफ की अगर माने तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ये आरोपी पहले भी कई बार अपने आप को आईपीएस एक अधिकारी बताते हुए और जो है बीजेपी का बड़ा नेता बताते हुए ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। फिलहाल जो है पुलिस की अगर माने तो पुलिस के अनुसार आस्था के पास एक बड़े जो है टोल नाके पर ये ठगी की बात वहां पर कर रहा था और ठगी की जो वारदात को अंजाम दे रहा था। लेकिन इस बीच वहां के एक जो है कर्मचारी ने इस बात की शिकायत उज्जैन एसटीएफ को कर दी और उसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी के घर इंदौर स्थित एक घर से 100 से अधिक चेक और साथ ही तकरीबन 11 से अधिक सिम और 20 से अधिक मोबाइल पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस की अगर माने तो पुलिस के अनुसार मुंबई सहित इंदौर और उज्जैन में भी पहले से इस आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज हैं, जहां पर यह नकली आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। फिलहाल उज्जैन एसटीएफ अब इस बात का भी जो है पता लगा रही है कि इसने इससे पहले भी किन किन लोगों को और शिकार बनाया है और अपने आप को यह किन बड़े नेताओं का नाम बताकर और किन लोगों को जाल में फंसाता था। तो ब्रेक पर जाने से पहले बात करें 2 मिनट की। 2 मिनट है कुछ
राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर में आज बदरा जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी और कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया था। सबसे बुरा हाल बस्तर इलाके का है। यहां के कई जिले भारी बारिश से प्रभावित हैं। बीजापुर, नारायणपुर और इसके अलावा बस्तर संभाग के कई ऐसे जिले हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि पिछले दिनों जो कम बारिश हुई थी उसकी पूर्ति इस बार भादो महीने में हुई बारिश से हो गई है। किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। वहीं आने वाले 24 घंटे के दौरान कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें कवर्धा जिला जो है और मुंगेली है, यहां पर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 2 जिले हैं बेमेतरा और कबीरधाम, यहां पर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के कई संभागों में कल भी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के 5 संभाग हैं, 5 संभागों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे कई संभाग हैं जहां पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें मुंगेली और कोरबा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जहां पर अति बारिश हो सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी कलेक्टर्स और एसपीज को निर्देश दे दिए हैं कि जहां पर ज्यादा बारिश हुई है और जहां पर जल भराव की स्थिति है, वहां पर जो बाढ़ आपदा प्रबंधन है, वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनको सुविधा पहुंचाई जाए। साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जाए और उनको ऊंचे स्थान पर, सूखे स्थान पर पहुंचाया जाए और जो आवश्यकता है उनको सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं। इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन है, उसको भी निर्देशित कर दिया है कि वो अलर्ट रहे और जिस तरह से आने वाले समय में मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि और भी भारी बारिश हो सकती है प्रदेश में, इसके लिए येलो अलर्ट से लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं और इस वक्त रायपुर से बहने वाली खारून नदी भी अपने पूरे शबाब पर है। आप देख सकते हैं राजधानी से ये नदी बहती है और जल स्तर जो है इसका वो काफी ऊपर उठ गया है। जिस तरह से ये देखा जाता है कि राजधानी की जीवनदायिनी इस नदी को कहा जाता है। हालांकि सावन में ये देखा गया था कि नदी का स्तर काफी कम हो गया था। आलम ये था कि यहाँ पर पत्थर दिखने लगे थे, लेकिन अभी पुल के करीब तक इसका जल स्तर पहुंच गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अच्छी बारिश हुई है। और क्योंकि धमतरी जिले और जो रायपुर के आसपास के जिले हैं वहां पर भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है और इसी वजह से खारून नदी का जल स्तर भी बढ़ा है। देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम बात ये कि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। जिस तरह से नदी उफान पर है उसको देखने के लिए भी कई लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके मद्देनजर कोई सुरक्षा फिलहाल खारून नदी के किनारे दिखाई नहीं देती है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार जिले में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जिले के नदी नाले उफान पर है। ऐसे में सुकमा जिले के सबरी नदी जो प्रमुख नदी है वो उफान पर है। सुबह से NH 30 पर जो इंजरम स्थित है वहाँ पर आवागमन पूरी तरह से ठप है, क्योंकि जो है सबरी नदी का पानी जो है रोड पर आ गया है। इसके अलावा जिले के और भी नदी नाले उफान पर है और जिसके चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और विभिन्न जगहों पर होमगार्ड, CRPF जवान और जिला बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो है कोंटा के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, मुनादीकरण कर दिया गया है और राहत शिविर बनाए गए हैं और इसके साथ ही जो है निचले इलाकों के घरों को अलर्ट कर दिया गया है और वहाँ से निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने धोनी के संन्यास पर BCCI के ट्विटर हैंडल पर भावुक वीडियो संदेश भेजा है। कोहली ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि मैं हमेशा से ये कहते आया हूं और आज भी कह रहा हूं कि आप ही मेरे कैप्टन हैं। You've always been that guy and I'm sure you'll continue to be so. We've shared a great camaraderie, friendship, understanding, and that has happened because we've always played for the same goals, for the same reason, which is to make the team win. And it's been a pleasure playing alongside you and playing. कोंडागांव में धनोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। यहां डॉक्टर और कर्मचारी जश्न में ऐसे डूबे कि कोविड-19 की गाइडलाइन की परवाह नहीं की। बिना मास्क पहने सभी ने जमकर डीजे बजाकर डांस किया। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही करना बेमानी है। अब सोशल मीडिया में ये डांस वायरल हो रहा है।
छत्तीसगढ़ की आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक बार फिर अनोखा अंदाज देखने को मिला। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगे आबकारी मंत्री लखमा देशभक्ति गीतों पर डांस करते नजर आए। गंगरेल बांध पर नदी किनारे बैठकर कांग्रेस नेताओं ने गीत गाए और मंत्री ने जमकर डांस किया। मेयर विजय देवांगन और अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ ही आबकारी मंत्री कवासी लखमा घूमने के लिए निकल गए। गंगरेल डैम के किनारे सभी बैठकर मौसम का लुत्फ उठा रहे थे और इसी दौरान देशभक्ति गीतों का दौर भी शुरू हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।